हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि जो वस्त्र तंतु हैं उनके वर्गीकरण हम देखेंगे। कौन कौन से तंतु होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से फाइबर प्राप्त होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो क्लास होगी यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में कुछ फाइबर मैंने आपको करा दिए हैं पहले ही, जो बाकी के बचते हैं उनको अलग से क्लास में हम करा देंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है कि कौन सा फाइबर किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन फाइबर्स का। तो जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो इसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से होते हैं रेशे? एक तो होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं मैन्युफैक्चर्ड रेशे। नेचुरल जो हमें प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड जिसे मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, वो मैन्युफैक्चर्ड कहलाते हैं। ठीक है। अब जो ये नेचुरल होते हैं जो कि हमें प्राकृतिक तरीके से प्राप्त हो रहे हैं, तो ये हमें तीन तरीके से प्राप्त होते हैं। कैसे कैसे? एक तो होता है सेलुलोजिक रेशे, दूसरे होते हैं प्रोटीन, तीसरे होते हैं मिनरल्स फाइबर। तो तीन तरीके से ही हमें प्राप्त होते हैं नेचुरल रेशे। आगे हम बात करते हैं, तो पहले हम बात करते हैं सेलुलोजिक रेशे की। तो जब हमने देखा था कि जो रेशे हैं, सेलुलोजिक रेशे किसके अंतर्गत आ रहा था, तो ये नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आ रहा था। तो उसमें हम देखते हैं पहला सेलुलोजिक रेशा। तो इसमें आते हैं आपके तीन तरीके के रेशे। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है बास्ट यानी तने से प्राप्त रेशा, दूसरा होता है लीफ यानी पत्ते से प्राप्त रेशा, तीसरा होता है सीड यानी कि बीज से प्राप्त रेशा। तो ये तीन तरीके के आपके आते हैं। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जो बास्ट है, जिसे हम तने से प्राप्त रेशा कह रहे हैं, ठीक है, बास्ट फाइबर इन्हें कहते हैं। तो बास्ट भी लिखा आ सकता है आपके एग्जाम में, या तने से प्राप्त रेशा भी लिखा आ सकता है। तो ये कुछ वनस्पति जगत के ऐसे पेड़ होते हैं जिनके तने से तंतु प्राप्त किया जाता है। यानी यहाँ पर जो हम फाइबर प्राप्त कर रहे हैं वो पौधे के तने से प्राप्त किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? एक होता है लिनिन। ठीक है, लिनिन जिसे हम सन यानी फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? सन, जिसे हम फ्लैक्स बोलते हैं, उसके पौधे के तने से इसको प्राप्त किया जाता है। ये जो पौधा होता है ये शीतोष्ण जलवायु तथा नमी युक्त स्थानों पर ये उत्पन्न होता है। और जब ये पौधा परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो क्या होता है, इसमें फूल आते हैं। जो फूल पीले या भूरे रंग के हो जाते हैं, तब इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। और उखाड़ने के बाद इसके जो तने या डंठल होता है उसको काफी दिनों के लिए पानी में पड़े रहने दिया जाता है, जिससे जो उसमें छाल है या कुछ बाहरी तत्व हैं वो निकलकर मिट्टी वगैरह सब अलग हो जाए, और जो भी उसमें पैक्टिन, मोम या गोंदीय पदार्थ होते हैं वो भी इसमें निकल जाएं। और कुछ रासायनिक प्रक्रिया भी इसमें की जाती है जिससे कि जो गोंद, मोम, पैक्टिन है उनको हटाया जा सके। फिर इसी तरीके से इनसे तंतुओं के वस्त्र उपयोगी वस्त्र बनाकर इनकी बुनाई की जाती है। तो इस तरीके से ये रेशे हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा है हेम्प। हेम्प क्या है? ये भी प्राकृतिक तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है, सेलुलोजिक रेशा है। और किसके अंतर्गत आता है? तने के अंतर्गत, यानी बास्ट फाइबर होता है। हेम्प जो होता है ये भी पेड़ के तने से प्राप्त किया जाता है। ये जो रेशा है इसका प्रयोग सीमित होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें वस्त्र उपयोगी गुण नहीं होते हैं। जितने हमें चाहिए होते हैं वस्त्र में गुण, उतने उसमें नहीं होते हैं। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग सर्वाधिक कागज उद्योगों में किया जाता है, या फिर गलीचे हो गए या रस्सियां हो गई, इसके लिए बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है जूट। जूट क्या है? तो ये भी आपका जो कि सेलुलोजिक रेशा है, नेचुरल है और तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसका प्रयोग गलीचे, दरियां, हस्तकला इसमें किया जाता है। जो कॉटन है, कॉटन के बाद जूट ही है जिसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग गलीचे, दरियां या हस्तकला का सामान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं लीफ यानी कि पत्ते से प्राप्त रेशे। अब ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है मनीला और दूसरा होता है सीसल। अब ये दोनों ही जो हैं ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? ये पत्ते से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। इसके अंतर्गत और भी हैं आपके, तो यहाँ पर सिर्फ हम इनको देख लेते हैं पहले, मनीला और सीसल को। मनीला जो होता है इसे हम गांजा या फिर अबाका के नाम से जानते हैं। ठीक है, गांजा या अबाका जो फाइबर होता है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका प्रयोग कागज बनाने में किया जाता है। मनीला नाम की रस्सी होती है उसके लिए किया जाता है और ये बहुत ही मजबूत फाइबर होता है। फिर बात करते हैं हम सीसल की।
सीसल जो है ये भी पौधे की पत्तियों से प्राप्त होने वाला रेशा है और इसका प्रयोग हम बाइंडर या सुतली के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इससे कपड़े बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं हम बीज वाले की। तो बीज में कौन कौन से आते हैं? कपास आता है और एक होता है कपोक। तो ये दोनों बीज से प्राप्त। कपास के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये तंतु की प्राप्ति कपास के पौधे से होती है, इस तंतु की प्राप्ति। और कपास के पौधे के जब फूल झड़ जाते हैं तब उसमें से कोई निकलने लगते हैं और कोई जो होते हैं उनके चारों ओर कपास का रेशा जो है वो चिपका रहता है। तो इस तरीके से जब कोए जो है वो फटने लगते हैं, फटने से पहले ही उनको एकत्र कर लिया जाता है और बिनौले उसमें से अलग करके गांठ बांधकर मशीनों में भेजा जाता है। फिर उसके द्वारा इसकी कटाई वगैरह ये सब इसमें होता रहता है प्रोसेस। कपास की मैंने क्लास पहले ही करा दी थी, अगर किसी को देखना हो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। कपोक की बात करते हैं, ये भी क्या है? बीज से प्राप्त होने वाला वनस्पतीय तंतु होता है जो कि बीज से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्रोटीन रेशो की। अब प्रोटीन में हम दो तरीके के रेशे पढ़ते हैं, ये भी मैंने आपको करा दिया था, जिसमें हम केरेटिन नॉन केरेटिन तरीके से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं या फिर स्टेपल और फिलामेंट तरीके से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोटीन रेशे में दो तरीके के रेशे आपके आते हैं, एक होते हैं स्टेपल, दूसरे होते हैं फिलामेंट। स्टेपल यानी कि जो छोटे रेशे होते हैं, फिलामेंट जो कि बड़े रेशे होते हैं। जो नेचुरल फाइबर होता है, एकमात्र ऐसा फाइबर है सिल्क जो कि फिलामेंट होता है। अब इसमें स्टेपल जो है इसमें कौन कौन से आते हैं? अल्पाका आता है, कैमल आता है, कश्मीरी आता है, लामा, मोहेर, विकिना, वूल, ये सब इसमें आते हैं स्टेपल फाइबर के अंतर्गत। ठीक है, और क्या है इसमें? और इसमें जो प्रोटीन होती है वो केरेटिन प्रोटीन इनमें होती है। और दूसरा क्या है इसमें? ये हमें एनिमल से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। जो यहाँ पर हम प्रोटीन रेशो की बात कर रहे हैं तो ये हमें नेचुरल तरीके से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये हमें एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं। और इससे पहले जो हमने देखे थे सेलुलोजिक, जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहे थे, ये हमें एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं। प्रोटीन रेशे हैं स्टेपल, फिलामेंट, और फिलामेंट के अंतर्गत आता है सिल्क। सिल्क के बारे में आप जानते ही हैं कि सहतूत के कीड़े पर सहतूत के पेड़ पर जो कीड़ा पलता है वहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, जो कीट होते हैं सिल्क के, तो सहतूत के कीटों के द्वारा लावा निकलता है जिससे कोकून कहते हैं, तो वहाँ से हमें ये इसकी प्राप्ति होती है रेशम की। कई टाइप के होते हैं सिल्क, जैसे एरी, अरंडी, ठीक है, या मैंने पढ़ाए थे गॉसमेर भी पढ़ाया था आपको, अहिंसा सिल्क भी पढ़ाया था जो करंट में रहा है। ठीक है, ये सभी इसमें आ जाएंगे। सिल्क की क्लास भी मैंने आपको करा दी थी और उसमें आपको प्रोटीन और स्टेपल, फिलामेंट दोनों आपको कराए हुए हैं, आप वहाँ से इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ आज वाली क्लास में सिर्फ हम देखेंगे कि कौन से रेशे किसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है मिनरल्स, यानी कि जो खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। अब मिनरल्स के अंतर्गत कौन सा आता है आपका? एस्बेस्टस इसके अंतर्गत। एस्बेस्टस यानी कि जो चट्टान की किस्में होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम, सिलिकेट, इनसे प्राप्त जो रेशे होते हैं वो एस्बेस्टर यानी मिनरल्स यानी खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमने जो रेशे अभी बात की थी, कौन से रेशे की बात की थी? नेचुरल की बात की थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे सेलुलोज, प्रोटीन और मिनरल। सेलुलोज हमने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा प्रोटीन से प्राप्त और मिनरल से प्राप्त रेशे। अब आगे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर्ड रेशे। मैन्युफैक्चर्ड रेशे को भी यहाँ पर दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक होता है इनऑर्गेनिक रेशे, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक रेशे। ठीक है, दो तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब इसमें हम देख लेते हैं इनऑर्गेनिक को पहले। इनऑर्गेनिक में आपके कौन से रेशे आते हैं? एक तो आता है ग्लास, दूसरा आता है मेटेलिक रेशा। ठीक है, ग्लास रेशे आपके कौन से होते हैं? ग्लास रेशे काफ़ी मजबूत होते हैं, ग्लास फैब्रिक के बने होते हैं और इनका प्रयोग आग से बचने के लिए अधिकांश किया जाता है। कपड़ों में, ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल उद्योग में इनका प्रयोग किया जाता है ग्लास फैब्रिक्स का। फिर बात करते हैं मेटेलिक। मेटेलिक फैब्रिक जो होते हैं ये फैब्रिक मेटल के नहीं बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है कि ये मेटल के नहीं बने होते हैं, बल्कि जो सिंपल फैब्रिक आपका होता है उस कपड़े पर बाद में मेटल की परत चढ़ाई जाती है। यानी जो भी फैब्रिक आपका है, वस्त्र है, उस पर बाद में मेटल की परत उस पर चढ़ाई जाती है, इसलिए इन्हें मेटेलिक कहते हैं। ठंड के कपड़े, सुरक्षा के कपड़े, इन्हें हम कह सकते हैं। फिर बात करते हैं हम ऑर्गेनिक रेशे की।
तो ऑर्गेनिक रेशे में आपके आते हैं दो तरीके के, यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक होते हैं नेचुरल, एक मिनट, यहाँ पर आ जाते हैं, एक है नेचुरल पॉलीमर, दूसरे हैं सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक रेशो की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके आते हैं नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक। हमने बात की थी मैन्युफैक्चर्ड रेशो की, यानी मानव द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं रेशे, उनके बारे में। तो वो दो तरीके से थे आपके, एक थे इनऑर्गेनिक, दूसरे हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपके आ जाते हैं ग्लास और मेटेलिक, ठीक है। फिर आपके आते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आपके आते हैं नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये जो नेचुरल पॉलीमर हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं? एक तो आते हैं सेलुलोजिक रेशे, दूसरे आते हैं इसमें प्रोटीन, फिर आते हैं रबर और नेचुरल शुगर। तो ये 4 टाइप के रेशे होते हैं नेचुरल पॉलीमर, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये 4 टाइप के हमने बात की, तो ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? आपके नेचुरल पॉलीमर के अंतर्गत आ रहे हैं, जो कि किसके अंतर्गत है? ऑर्गेनिक के। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सेलुलोजिक जो है रेशे, अब इसके अंतर्गत जो आते हैं, एक आता है रेयॉन, एक आता है लाइकोसेल, दूसरा आता है एसीटेट, फिर आता है ट्राई एसीटेट। ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सेलुलोज, यानी कि नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज के अंतर्गत ये आ रहे हैं रेशे। अब ये जो सेलुलोजिक रेशे होते हैं, जिसमें आपका रेयॉन आ जाता है, जिसमें हम कई सारे रेयॉन पढ़ते हैं, जैसे नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन हो गया, विस्कोस रेयॉन हो गया, क्रिपामोनियम रेयॉन हो गया। इसमें क्या करते हैं? कपड़े, कपास के टुकड़े या लकड़ी, इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये रेयॉन इस तरीके से बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर लायोसेल की, ठीक है। लायोसेल जो होते हैं, ये फाइबर जो होते हैं, ये भी रेयॉन की तरह ही फाइबर होते हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए लकड़ी के जो गत्ते होते हैं, उनको घोला जाता है और उनकी मदद से इनको बनाया जाता है। फिर बाद में इन्हें सुखाकर मशीनों से फाइबर तैयार किए जाते हैं। ये जो लियोसेल होते हैं, इनका प्रयोग हम बेल्ट, कपड़े, चिकित्सकीय पट्टी, वहाँ पर इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है एसीटेट। एसीटेट के बारे में बात करें तो ये भी आपका कैसा रेशा है? ये भी आपका सेलुलोजिक एस्टर्स होते हैं, सेलुलोज से प्राप्त होने वाला रेशा है, और ये भी कपास के टुकड़े या लकड़ी से ये प्राप्त होते हैं। फिर आता है ट्राई एसीटेट, ये भी आपका कैसा रेशा है? सेलुलोज रेशा है, जो कि किसके अंतर्गत आ रहे थे? जो कि नेचुरल पॉलीमर्स के अंतर्गत आ रहे थे। तो ये आपका कैसा रेशा है? ये आपका सेलुलोजिक एस्टर यानी रेशा है, और ये कपास के टुकड़े या लकड़ी से प्राप्त हो रहा है। फिर बात करते हैं हम एजलॉन की। तो अभी आपने देखा होगा, एक एग्ज़ाम हुआ था आपका आर्मी का, आर्मी सैनिक स्कूल शायद था, उसका एग्ज़ाम था आपका पीजीटी या टीजीटी का जो भी था। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एजलॉन जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कौन सा वो रेशा होता है? तो एजलॉन प्रोटीन रेशा होता है। अब ये जो प्रोटीन रेशा है, हमने प्रोटीन रेशे कौन कौन से पढ़े थे? एक तो स्टेपल और फिलामेंट पढ़े थे, ठीक है। तो उनसे अलग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक की। वो क्या थे? वो नेचुरल रेशे थे, और यहाँ पर हम सिंथेटिक की बात कर रहे हैं। तो एजलॉन इससे प्राप्त होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रबर की। यहाँ पर रबर जो है, ये रेशा आपको प्राप्त हो रहा है नेचुरल तरीके से। जो रबर होती है, उससे प्राप्त होने वाला रेशा होता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर जो होती है, वहाँ से प्राप्त होता है। रबर का वृक्ष होता है, ट्री होता है, वहाँ से ये हमें प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं नेचुरल शुगर्स के द्वारा जो रेशे प्राप्त होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है PLA, एक होता है चिटोसन रेशा। तो जो PLA है, तो PLA का यहाँ पर तात्पर्य है पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है। पॉलीएक्टिक एसिड होता है। फिर होता है चिटोसन रेशा। तो ये हमने कौन से रेशों की बात की है? तो ये हमने ऑर्गेनिक रेशे, ऑर्गेनिक रेशे में 2 रेशे हैं, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल में हमने बात की सेलुलोजिक की, प्रोटीन की, रबर की और नेचुरल शुगर्स की, यहाँ पर हमने बात की। फिर हम बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर रेशे। सिंथेटिक पॉलीमर रेशे जो कि किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ऑर्गेनिक रेशों के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर हम पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे हम सिंथेटिक पॉलीमर रेशे की। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से रेशे होते हैं। तो पहला रेशा है एक्रिलिक, ठीक है। एक्रिलिक जो होता है, जो कि हमें एक्रिलोनिट्रिल होता है, जिसमें उससे हमें प्राप्त होता है। एनिडेक्स है आपका,
ठीक है, एनिडेक्स रेशा हो गया, फिर इसके बाद है आपका अरामिड रेशा हो गया, ठीक है, अरामिड रेशा, फिर उसके बाद है इलास्टोस्टर, ठीक है, फ्लोरोपॉलीमर, लेस्ट्राइल, ये सभी रेशे जो हैं ये हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं, ये हमें सिंथेटिक पॉलीमर के द्वारा प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ठीक है, विनाइल हो गया, सरन हो गया, स्पेंडेक्स हो गया, ये सभी रेशे हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, सिंथेटिक तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। इनके बारे में यदि हम बात करें तो जो एक्रिलिन रेशा होता है ये कैसा रेशा होता है, निर्मित तंतु होता है। इसे इस तंतु को तैयार करने के लिए संश्लेषित पॉलीमर होता है, ठीक है, जिसमें कम से कम 85% एक्रिलोनिट्रिल यूनिट होती है। उसके साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनके साथ इसको संश्लेषित किया जाता है और रेशे की तैयार करने की विधियाँ इसमें की जाती हैं। ये जो होता है काफ़ी अच्छा तंतु होता है, नरम होता है, गर्म होता है और ऊन के समान ये तंतु होता है। फिर बात करते हैं हम एनिडिक्स रेशे की। तो ये रेशा कैसा होता है, एनिडिक्स रेशा, तो ये भी आपका जो है संश्लेषित पॉलीमर ये रेशा होता है। अरामिड रेशा जो है ये भी निर्मित तंतु है जो कि संश्लेषित पॉलीअमाइड पदार्थ से तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमाइड समूह, इन सभी की क्रिया से ये रेशा जो है तैयार किया जाता है। अत्यंत मजबूत होता है और ज्वाला प्रतिरोधक ये रेशा होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इलास्टोएस्टर। तो ये भी रेशा आपका कैसा है, संश्लेषित पॉलीमर रेशे हैं। ये सारे ही आपके संश्लेषित पॉलीमर रेशे हैं। स्पेंडेक्स हो गया, सरन हो गया, विनाइल हो गया, ठीक है। तो इन सभी को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ हमको समझना है कि कौन से रेशे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि नेचुरल फाइबर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आपको पता है सेलुलोज, प्रोटीन, मिनरल्स रेशे इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब सेलुलोज रेशे हैं, इसमें यदि आपसे पूछ लेगा तने से प्राप्त होने वाले कौन से हैं, यानी बास्ट फाइबर कौन से हैं, तो आपको बताना है लिनिन, हेम्प, जूट, ये क्या है, तने से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। लीफ यानी पत्ते से प्राप्त होने वाले मनीला, सीसल, ये सब हो गए। बीज से प्राप्त कपास, कपोक हो गया, ठीक है। प्रोटीन से हमें जो प्राप्त हो रहे हैं वो अल्पाका, कैमल, कश्मीरी लामा, मोहेर, विफिना, वूल, ठीक है। ये हमें एनिमल से प्राप्त होने वाले प्रोटीन जगत के रेशे जो कि स्टेपल और फिलामेंट होते हैं। फिलामेंट में आपका सिल्क आ जाएगा। मिनरल्स हो गया आपका एस्बेस्टर जो कि चट्टानों से प्राप्त हो रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड में आपके दो तरीके के रेशे हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपके ग्लास, मेटेलिक रेशे हो गए। ऑर्गेनिक में भी आपके दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज, प्रोटीन, रबर, नेचुरल शुगर, जो कि एक तरीके से हमें नेचुरल तरीके से प्राप्त यहाँ पर ये हो रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड है ये, तो इसमें सेलुलोज आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, रबर नेचुरल। सेलुलोज के अंतर्गत जो हम रेयन पढ़ते हैं, प्रोटीन आपका जैसे कि प्रोटीन के अंतर्गत आपका आ जाएगा इसमें एजुलॉन। ये अभी इसका क्वेश्चन आया भी था। तो देखिए इस टाइप के, अब पहले क्या था एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते थे, पूछ लेता था कि कपास किससे प्राप्त हो रहा है, कपास के बारे में, लिनिन के बारे में पूछ लेता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नए नए क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं। नेचुरल शुगर्स से प्राप्त होने वाले रेशे आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप इसको नोट्स इसके बना लीजिएगा कि कौन से रेशे किसके अंतर्गत आते हैं। बाकी जो डिटेल में हम इनको करा देंगे आपको अलग से। अभी जो मैंने आपको क्लास कराई हुई है वो मैंने कॉटन करा चुकी हूँ, मैं लिनिन करा चुकी हूँ, और इसमें रेशम आपका करा दिया है, ऊन आपका करा दिया है, जो भी आपके स्टेपल हैं ये सारे ही मैंने उसमें करा दिए। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बाकी सारे आपको करा दिए जाएंगे। अगर यहाँ पर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।